वर्ल्ड वॉर वन, जिसको यूरोपियन वॉर या फिर द ग्रेट वॉर भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में, जब एक इंसान की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद एक एक करके यूरोप की जितनी बड़ी कंट्रीज हैं सब लड़ाई में घुसती चली गई, और फिर वो लड़ाई इतनी लंबी चली कि 1918 में जाके लड़ाई खत्म हुई थी। और इसमें अनप्रेसिडेंटेड लेवल का कार्नेज हुआ था, बहुत लोगों की जान गई थी, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुआ, इस लड़ाई के दौरान क्या हुआ, और अल्टीमेटली ये लड़ाई खत्म कैसे हुई। एक और बात, अगर आपको वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पूरा डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली कौन से फ्रंट पे कौन सी लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था लड़ाई के दौरान, तो उसके लिए मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है वर्ल्ड वॉर वन की। उसका नाम है वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी शुरू होती है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, यानी 1900 के शुरुआती के सालों में। अगर उस जमाने का मैप आप देखेंगे तो आपको आज जो कंट्रीज हैं वो नजर नहीं आएंगी, बल्कि उनकी जगह पे बड़े बड़े अंपायर्स या किंगडम नजर आएंगे। तो इसमें था फ्रेंच अंपायर, ब्रिटिश अंपायर, रशियन अंपायर, ऑस्ट्रिया हंगरी का अंपायर और जर्मनी का अंपायर। तो पूरा यूरोप इतने बड़े बड़े किंगडम्स में, अंपायर्स में बटा हुआ था, और इन सारे लोगों में आपस में काफी कॉम्पिटिशन की भावना थी, स्पर्धा थी कि किसका अंपायर ज्यादा बड़ा होगा। और इसी वजह से इनका जो अंपायर था वो सिर्फ यूरोप में नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया भर में और जगहों पे भी इन्होंने कब्जा करके रखा था। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रिटिश अंपायर की बात करें तो वो ब्रिटेन में तो थे ही, बट उसके अलावा अफ्रीका में और भारत में भी उन लोगों का राज था। ठीक उसी तरह फ्रेंच लोगों का भी बहुत राज था अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज पे। वैसे ही इंडिया में भी कुछ हिस्सों में फ्रेंच लोगों की कॉलोनीज थी। और इसी वजह से ये सारे अंपायर्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन की भावना थी, इसकी वजह से लगातार इन सब लोगों में टेंशन बढ़ रही थी। दूसरा रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ वो ये था कि यूरोप के जितने भी बड़े बड़े अंपायर्स थे, इन सब में आपस में अलायंसेस होकर रखे थे, मतलब संधियां होकर रखी थी, जिनमें इन्होंने एक दूसरे को वादा किया था कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो आप हमको बचाने के लिए आओगे। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी ने संधि की हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंपायर के साथ, और उनके साथ संधि थी इटालियन अंपायर के साथ। तो इन तीनों ने आपस में ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर कोई बाहरी ताकत इन पे आके हमला करती है तो सारे कंट्रीज मिलके उसका मुकाबला करेंगे। और इसी वजह से फिर फ्रांस और रशिया के बीच में एक समझौता हुआ था, और बाद में उसी समझौते में आके ब्रिटिश लोग मिल गए थे। तो ये जो इतने सारे समझौते होकर रखे थे, इस वजह से जब लड़ाई शुरू हुई तो एक एक करके सारे कंट्रीज उसमें पड़ गए। तीसरा रीजन था कि 20वीं सदी के स्टार्टिंग में ये जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना शुरू कर दिया था। तो उस जमाने में ब्रिटिश नेवी सबसे स्ट्रांग हुआ करती थी, बट जब जर्मनी के एम्परर काइजर विलियम II ने देखा कि उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी जर्मनी की नेवी को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। और इसी वजह से जो आपस में मिलिट्री की जो स्पर्धा थी, उस वजह से भी ये सारे कंट्रीज तैयार हो चुके थे कि अगर किसी ने लड़ाई की तो सब उसमें पड़ जाएंगे, क्योंकि सबकी मिलिट्री अब स्ट्रांग हो चुकी है। उसके अलावा ये सारे जितने भी अंपायर्स थे, ब्रिटिश अंपायर, जर्मन अंपायर, फ्रेंच अंपायर, इन्होंने अपनी मिलिट्री पे काफी खर्चा किया था। इसी वजह से इनकी जितनी भी पब्लिक पॉलिसी बन रही थी, जितने लोग लॉ बना रहे थे जनता के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था उनकी मिलिट्री का। यानी उनके जो टॉप मिलिट्री के जनरल्स थे वो बहुत इफेक्ट कर रहे थे पब्लिक पॉलिसी को। इसी वजह से जब इतना गर्मा गर्मी का माहौल हुआ यूरोप में, तो ये सारे कंट्रीज तुरंत लड़ाई करने के लिए उतर गए। चौथा रीजन, या फिर वो रीजन जो सबसे इमीडिएट था उस समय, वो ये था कि उस जमाने में जो ऑस्ट्रिया हंगरी का अंपायर था, उसका जो युवराज था, उसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। फ्रांस फर्डिनेंड अभी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंपायर का राजा नहीं था, बट वो राजा बनने वाला था। तो राजा बनने के पहले एक बार वो सिर्फ एक टूर करने के लिए, सफर करने के लिए गया बॉस्निया में, और वहां पे सर्बिया का एक आदमी जिसका नाम था गाविरियो प्रिंसिप, उसने हमला कर दिया फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ, दोनों को मार दिया। जब ये बात दुनिया के सामने आई कि ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज को सर्बिया के आदमी ने मार दिया है, तो सब लोग को डरने लग गया कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगी, और माहौल कुछ वैसा ही बन रहा था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने तुरंत फिर जर्मनी से पूछा कि हमारी और आपकी संधि होकर रखी है, और हम सर्बिया पे हमला करने की सोच रहे हैं, बट अगर हमने सर्बिया पे हमला किया तो जो सर्बिया का बड़ा भाई है रशियन अंपायर, वो उनकी मदद करने के लिए आएगा। तो अगर रशिया इस लड़ाई में घुसा तो क्या आप हमारी मदद करोगे? जर्मनी ने कहा कि बिल्कुल, अगर रशिया ने इसमें इंटरवीन किया तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये जो जर्मनी ने जो वादा किया था ऑस्ट्रिया हंगरी के अंपायर को, इसको कहा जाता है कि उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी को कि तुम जो भी करो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। जब जर्मनी से वादा मिल गया ऑस्ट्रिया हंगरी को, तो फिर उनको हिम्मत आ गई कि अब वो सर्बिया पे हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने सर्बिया को एक नोटिस भेजा कि हमारी ये डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को तुम या तो मानो, अगर तुमने डिमांड्स नहीं मानी तो हम तुम पे हमला कर देंगे। ऑब्वियसली वो डिमांड्स इतनी मुश्किल थी कि अगर सर्बिया वो डिमांड्स को मान लेता तो उनका देश प्रैक्टिकली पहुंच जाता ऑस्ट्रिया हंगरी के हाथ में। तो उन्होंने कह दिया कि हम डिमांड को नहीं मानेंगे, और इसी वजह से फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर। जैसे ही ये वॉर डिक्लेयर हुआ, उसके तुरंत बाद
रशियन एम्पायर ने कह दिया कि हम मदद करने के लिए जाएंगे सर्बिया की और हम लोहा लेंगे जर्मनी के साथ। जब यहां से रशियन एम्पायर ने वॉर डिक्लेयर किया, तुरंत यहां से फ्रांस ने कह दिया कि हम भी हेल्प करेंगे रशियन एम्पायर की, और इसके बाद फिर ब्रिटेन भी जुड़ गया इस संधि में। इस प्रकार से जो पूरी लड़ाई है एक झटके में पूरे यूरोप में फैल गई, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाद में ऑटोमन एम्पायर भी इसमें आ गया था। तो ये जो कंट्रीज थे, जो पावर्स थे, इनको सेंट्रल पावर्स कहते थे। और दूसरी तरफ थे रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इन पावर्स को मिला के कहते थे द ऑन्टॉन्ट, और बाद में उसमें अमेरिकन भी आ गए थे। तो ये सारे कंट्रीज मिलके बन गए थे एलाइज। जर्मनी इस बात को ऑलरेडी अच्छे से जानता था कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर लड़ाई की तो तुरंत रशिया उनके ऊपर हमला कर देगा। इसी वजह से जर्मन्स ने पहले से ही प्लान बना के रखा था कि अगर फ्रांस और रशिया एक साथ जर्मनी पर हमला करते हैं तो कैसे उनको डील करना है इन दोनों कंट्रीज के साथ। तो इसी वजह से उनके एक जनरल ने प्लान बनाया था जिसका नाम था द श्रीफेन प्लान। और उस प्लान के अंतर्गत जर्मनी ने यह सोचा था कि पहले वो हमला करेंगे फ्रांस के ऊपर। फ्रांस छोटी कंट्री है, उनको पहले हरा देंगे और उनको हराने के बाद फिर वो हमला करेंगे रशिया के ऊपर। तो जैसे ही जुलाई 28 साल 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, तुरंत जर्मनी ने अपना प्लान को एक्शन में डाल दिया। उन्होंने स्टीफन प्लान के अंतर्गत बेल्जियम को इन्वेड किया। बेल्जियम उस समय न्यूट्रल कंट्री थी, उन्होंने किसी भी कंट्री का साथ देने के लिए मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने बेल्जियम को इन्वेड किया और एक बैटल ऑफ लीज हुआ था। उसमें जर्मनी ने अपने बड़ी बड़ी गन्स को यूज करके उस शहर को तबाह कर दिया। 15 अगस्त साल 1914 को लीज के ऊपर कैप्चर कर लिया जर्मन्स ने, और उसके बाद वहां की जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। और इसी चीज को फिर प्रोपेगेंडा बना के यूज किया फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि ये देखिए जर्मनी ने जिस जगह को कैप्चर किया है वहां पे इतना बुरा सलूक कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए उनको रोकना बहुत जरूरी है। तो स्टीफन प्लान के मुताबिक पहले जर्मन्स को बेल्जियम को इन्वेड करना था और ऊपर से उनको फ्रांस के अंदर आके पेरिस को कैप्चर करना था। बेल्जियम में सक्सेस मिली जर्मन्स को और उसके बाद वो लगातार वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, बट फाइनली बैटल ऑफ द मान में उनको रोका गया। सितंबर 6 से लेकर 9 तक की लड़ाई चली थी 1914 में, और इस लड़ाई में जीत हुई यहां पे फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस की। और मान की लड़ाई के बाद जब जर्मन्स को रोक दिया गया तो अब ये दोनों आर्मी सामने सामने हो गई थी, और इनकी ये कोशिश थी कि पहले दूसरी आर्मी को घेर के उनको खत्म कर दिया जाए। तो इसी वजह से आर्मीज जो आमने सामने थी ये एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही थी, और इसी तरह से शुरू हो गई रेस टू द सी। क्योंकि ये दोनों आर्मीज, फ्रेंच और ब्रिटिश और इधर जर्मन, ये दोनों आर्मीज कोशिश करने लगी कि पहले ऊपर पहुंच के कौन दूसरे को घेर लेगा, और ऊपर पहुंचते पहुंचते लोग पहुंच गए नॉर्थ सी तक। और इस प्रकार जब दोनों ही आर्मीज नॉर्थ सी पहुंच गई, कोई भी एक दूसरे को घेर नहीं पाए, तो इन दोनों ने वहां पे खोद लिए गड्ढे, जिसको कहा जाता है ट्रेंचेस, और इन्हीं गड्ढों में अब ये दोनों आर्मीज बैठ गई। और इसी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ जोड़ा जाता है ट्रेंच वॉरफेयर को, क्योंकि ये जो गड्ढों में ये दोनों आर्मीज बैठ गई थी, इन गड्ढों में ये अब लगभग 3.5 साल तक थे। ट्रेंच वॉरफेयर दोनों साइड्स की आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक था और बहुत बुरा था, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता था कि एक आर्मी लंबा सा गड्ढा खोद के बैठ गई है। ये जो ट्रेंच लाइंस होती थी ये बहुत लंबी होती थी, लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा, और ये शुरुआत इनकी हुई थी ऊपर नॉर्थ सी के पास से, और नीचे आते आते स्विस बॉर्डर तक ये ट्रेंच लाइंस खुदी हुई थी। ये जो ट्रेंचेस खुद गए थे इसकी वजह से एक स्टेलमेट हो गया था वेस्टर्न फ्रंट पे, कि दोनों आर्मीज मूव नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से जो दोनों साइड के कमांडर्स थे वो सोच रहे थे कि कैसे इस स्टेलमेट को तोड़ा जाए और कैसे सामने वाले की ट्रेंचेस को पार करके उनकी आर्मी को हराया जाए। ये 3 साल तक जो पूरा ट्रेंच वॉरफेयर चला, इसमें कुछ लड़ाइयां हैं जो बहुत ही ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। एक था बैटल ऑफ वर्डन, जो हुआ था फरवरी से दिसंबर के महीनों के बीच में। सिर्फ इस एक लड़ाई में कहा जाता है कि फ्रेंच और जर्मन कैजुअलिटीज मिला के 1 मिलियन से भी ज्यादा थी, यानी 10 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज। दूसरी एक और ट्रेंच वॉरफेयर की बहुत ही घातक लड़ाई थी जिसको कहते हैं बैटल ऑफ द सॉम। ये लड़ाई हुई थी जुलाई से नवंबर के महीनों के बीच में 1916 में, और इसमें एक तरफ थे ब्रिटिश लोग और दूसरी तरफ थे जर्मन। इसमें भी बहुत सारे सोल्जर्स की जान गई थी। तो ये जो दोनों बैटल्स हैं ट्रेंच वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा बदनाम माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वेस्टर्न फ्रंट पे क्योंकि अब ट्रेंचेस खुद गए थे तो कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा था, और कमांडर चाहते थे कि कुछ उनको जीत मिले, वो आगे बढ़े। इसीलिए फिर उन्होंने सोचा कि किसी और फ्रंट पे ध्यान दिया जाए। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था 1914 में, उस समय ऑटोमन एम्पायर ने तुरंत सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन नहीं किया था, बट बाद में लेट में आते आते उन्होंने भी सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन कर लिया। और इसी वजह से अब जो ऑन्टॉन पावर्स थे, यानी फ्रेंच और ब्रिटिश लोग, उनकी ये कोशिश थी कि ऑटोमन एम्पायर को हराया जाए और वहां पे एक जीत हासिल की जाए। तो इसी वजह से फिर जो ब्रिटिश लोग थे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो उन्होंने सोचा कि नेवी को यूज करके वो डार्डेनल का जो स्ट्रेट है
वहां पे हमला करेंगे और ऑटोमन टर्क्स को वहां पे हराएंगे। बट ये जो नेवल रेड थी इन लोग की, ब्रिटिश लोगों की, ये फेल हुई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, हम एक फुल ब्लोन इन्वेजन करेंगे। और इसी वजह से जनवरी के महीने में 1916 में ये गलीपली कैंपेन जो है ब्रिटिश लोगों ने इसको लॉन्च किया। इस लड़ाई में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश लोगों के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों का राज था इंडिया के ऊपर और उन्होंने इंडिया से बहुत सारे सोल्जर्स को भर्ती करके इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया था। ये गलीपली कैंपेन ब्रिटिश लोगों का पूरी तरह फेल हुआ। 1916 में उन्होंने शुरुआत की थी और साल एंड होते होते उनको समझ में आ गया कि यहां पे वो लोग ऑटोमन टर्क्स को नहीं हरा पाएंगे और लगभग 2.5 लाख कैजुअलिटीज हुई ब्रिटिश लोगों को। और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम यहां नहीं जीत सकते और वहां से वो लोग फिर रिट्रीट कर गए। जितने भी सोल्जर्स वहां पे थे उनको इवैक्यूएट करके वो लोग यहां से निकाल के ले गए। जब ये गलीपली का कैंपेन प्लान हुआ था उस समय ब्रिटिश नेवी के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, वही इंसान जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। उनको दोष दिया जाता है कि उनकी वजह से कैंपेन फेल हुआ और गलीपली डिजास्टर के बाद वो फिर ब्रिटिश आर्मी में इन्फेंट्री में उन्होंने एक छोटा रैंक एक्सेप्ट किया। अब बात करते हैं एक दूसरी साइड की, यानी इटालियन फ्रंट की। इटली ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वादा किया था जर्मनी को और ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर को कि वो उनका साथ देंगे। बट जब ये लड़ाई शुरू हुई तो सीक्रेट एक डील करके उन्होंने अपनी साइड बदल ली और वो फिर साथ देने लगे ऑनटॉन पावर्स का, यानी फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों का। तो जब इटली ने 1915 में लड़ाई में एंट्री की तो उनका सामना हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। इन दोनों एम्पायर्स के बीच में बैटल ऑफ इसोंजो बार बार हुआ, 1 2 3 4 करके 12 बैटल्स हुए और फाइनली 12th बैटल में ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट मिला जर्मनी का और इन दोनों ने मिलकर हरा दिया यहाँ पे इटली को। और इटालियन पोजीशन बहुत वीक हो चुकी थी। जब यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने देखा कि इटालियंस हार रहे हैं तो फिर उन्होंने अपनी रीइंफोर्समेंट्स भेजी और हेल्प की यहाँ पे, और फिर ब्रिटिश, फ्रेंच और बाद में अमेरिकन फोर्सेस भी यहाँ पे आई और इटालियन फ्रंट पे जो उनकी हार हुई थी उसको रिकवर करना शुरू किया, जीतना शुरू किया और ऑस्ट्रिया हंगरी को पीछे धकेल दिया। तो इस प्रकार से इटालियन फ्रंट पे भी अब एलाइज की जीत हो रही थी। तो ये तो बात हो गई वेस्टर्न फ्रंट की, इटालियन फ्रंट की और गलीपली की। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न फ्रंट की। जब ये वॉर डिक्लेयर हुआ था 1914 में, तब तुरंत रशियन अंपायर ने अटैक किया था अपने वेस्ट साइड पे। जर्मनी के कुछ एरियाज थे पोलैंड में और ईस्ट प्रशिया में, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। पर फिर अगस्त 1914 को बैटल ऑफ टैननबर्ग हुआ जिसमें जर्मन्स ने ऑस्ट्रिया की मदद से फाइनली रशियंस को हरा दिया। जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंचेस खुद गए थे और दोनों साइड्स आके ट्रेंचेस में बैठ गई थी, वो मूव नहीं कर पा रही थी। ईस्टर्न फ्रंट पे ऐसा नहीं था। ईस्टर्न फ्रंट पे जो फ्रंट लाइंस थी वो लगातार मूव कर रही थी, तो वो एग्जैक्टली एक जगह ट्रेंचेस खोद के नहीं बैठे थे। और ईस्टर्न फ्रंट पे एरिया इतना बड़ा बड़ा था कि बहुत कम सोल्जर्स को रखा गया था कुछ लाइंस को डिफेंड करने के लिए। बट जो भी हो, जर्मन्स का जो डिफेंस था उसको नहीं तोड़ पा रहे थे रशियंस। बट क्योंकि रशियंस लगातार जर्मनी की लाइंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से वेस्टर्न फ्रंट से कुछ यूनिट्स को उठा के जर्मनी को ईस्टर्न फ्रंट पे लाना पड़ा और इसी वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ मान में जर्मनी की हार हुई थी। अगर यहां पे रशियंस को रोकने के लिए जर्मनी को अपने डिविजन्स को नहीं लाना पड़ता तो शायद फर्स्ट बैटल ऑफ मान में जर्मनी की जीत होती और वो शायद पेरिस तक पहुंच जाते। बहरहाल 1914 से लेके 1916 तक रशियन आर्मी ने बार बार कोशिश की जर्मनी की डिफेंसिव लाइंस को तोड़ने के लिए, बट वो हर बार नाकामयाब रहे। और इन सारे सालों में रशिया की जो इंटरनल सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो रही थी। रशिया के लोगों के पास खाना नहीं था, वहां की इकोनॉमी बहुत बुरी हो चुकी थी और जो आर्मी थी उसके अंदर लगातार विद्रोह हो रहा था। तो ये जो खराब सिचुएशन थी वो बद से बदतर होती चली गई और 1917 में अक्टूबर के महीने में एक रेवोल्यूशन हुआ, जिस रेवोल्यूशन के बाद जो रशिया के राजा थे जार निकोलस II उनको मार दिया गया और अब रशिया की जो पावर थी वो एक दूसरे इंसान के हाथ में आ गई जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। जब रशिया की पावर उनके हाथ में आई तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनको अब जर्मनी के साथ संधि करनी थी, हाथ मिलाना था। तो अब रशिया और जर्मनी के बीच में आर्मिस्टिस हुआ और जो ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई है वो अब खत्म हो गई। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क कहते हैं, जिसमें रशिया को अपनी बहुत सारी जमीन जर्मनी को देनी पड़ी। हालांकि वेस्टर्न फ्रंट पे कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट या ईस्टर्न फ्रंट पे ही नहीं हुआ था। इस लड़ाई का एक भाग अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे भी हुआ था, क्योंकि उस जमाने में अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज में यूरोपियन पावर्स का राज था। इसीलिए जैसे ही यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई उसी टाइम जितने भी कॉलोनीज जर्मनी की अफ्रीका में थी उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया एलाइड पावर्स ने। तो ये जो पूरी अफ्रीका की लड़ाई थी इसको कुछ अलग अलग फ्रंट्स पे बांटा जाता है। पहला था ईस्ट अफ्रीका कैंपेन। इसमें एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो जर्मन कॉलोनीज थी यानी आज के दिन की तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी, इनको जीतने की कोशिश की। बट उस समय जर्मन फोर्सेस को लीड कर रहे थे जनरल पॉल वॉन लेटो वॉरबैक और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को यूज करके सक्सेसफुली ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस को हरा दिया।
दूसरा था साउथ वेस्ट अफ्रीका कैंपेन। आज की तारीख का जो नमीबिया है उस जमाने में वो जर्मनी के कंट्रोल में था और एलाइड फोर्सेस ने इस एरिया को जीत के अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके अलावा वेस्ट अफ्रीका और कैमरून के कैंपेन में भी एलाइड फोर्सेस की जीत हुई। और फाइनली टोगो लैंड कैंपेन, जिसमें एलाइड फोर्सेस ने प्रेजेंट डे टोगो पे अटैक किया था, वहां पे भी उन्होंने उस जर्मन कॉलोनी को अपने हाथ में कर लिया। पूरे अफ्रीकन कैंपेन का यूरोप की जो मेजर कॉलोनियल पावर्स थी उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा और अल्टीमेटली अफ्रीका की लड़ाई खत्म हुई 25 नवंबर साल 1918 को, जब जर्मन जनरल लेटो वॉरबेक ने अपनी फोर्सेस को सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में जापान ने पार्टिसिपेट किया था एलाइज के साइड पे। तो 23 अगस्त साल 1914 को जापान ने वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी के अगेंस्ट। जापान का सिर्फ ये मकसद था कि साउथ पैसिफिक के रीजन में और चाइना के कुछ एरियाज में जो यूरोपियन पावर्स की कॉलोनीज हैं उनको हथियाना है। तो इसलिए वॉर डिक्लेयर करने के तुरंत बाद जापान ने मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए जर्मन टेरिटरीज के अगेंस्ट। तो चाइना में जो जर्मन कंट्रोल टेरिटरी थी सिंगताओ, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके अलावा अपनी नेवी को इस्तेमाल करके जापान ने अपने एलाई साथियों को पैसिफिक के रीजन में काफी मदद की। और ओवरऑल जितना भी कंट्रीब्यूशन था जापान का वर्ल्ड वॉर 1 में, उसकी वजह से उनकी ताकत और भी बढ़ गई पैसिफिक के एरिया में। और सारे कंट्रीज ये बात मानने लगे कि अब जापान भी एक सुपर पावर है। ये तो हमने सारी बात कर ली कि जितनी भी लड़ाई हो रही थी उसमें आर्मी का क्या रोल था। इस लड़ाई में नेवी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्पेशली ब्रिटिश नेवी। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय ब्रिटिश नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थी और ये बात जर्मन एम्पायर जानता था। इसी वजह से उन्होंने भी अपनी नेवी काफी स्ट्रांग कर ली थी, पर फिर भी उनकी नेवी अभी इतनी भी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि डायरेक्टली वो ब्रिटिश नेवी के साथ लड़ाई करके उनसे जीत पाए। पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि वो जर्मनी के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे, मतलब कोई भी व्यापार नहीं कर सकता जर्मनी के साथ, कोई भी रॉ मटेरियल, कुछ तेल, कुछ भी जर्मनी को नहीं मिलेगा समुद्र के रास्ते से। तो उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए जर्मनी ने बार बार कोशिश की। एक बार 1915 में बैटल ऑफ डॉगर बैंक हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोगों ने सरप्राइज अटैक किया था जर्मन नेवी के ऊपर और वहां पे ब्रिटिश लोगों की जीत हुई थी। उसके बाद 1916 में एक बैटल ऑफ येटलैंड हुआ था, जिसमें जर्मन नेवी की एक कोशिश थी कि वो जो ब्रिटिश लोगों ने ब्लॉकेड लगा के रखा है उसको तोड़ पाए और जर्मनी के पास भी बाहर से रॉ मटेरियल्स, खाने पीने का सामान आ पाए। बट इस ब्लॉकेड को वो लोग तोड़ नहीं पाए और इसीलिए कहा जाता है कि बैटल ऑफ येटलैंड, जो पूरे वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे ज्यादा बड़ी नेवल एंगेजमेंट थी, उसमें भी जर्मनी की हार हुई। क्योंकि जर्मन नेवी की लीडरशिप ये बात जानती थी कि वो लोग जीत नहीं पा रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो इसी वजह से उन्होंने अपने यू बोट के कैंपेन को बहुत बढ़ावा दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार जर्मनी ने शुरू किया अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, यानी कोई भी ऐसी शिप जो पानी के ऊपर से गुजर रही है और जर्मनी को ऐसा लग रहा है कि वो शिप दुश्मन की हेल्प कर रही है, तो उस शिप को इनकी यू बोट्स, जर्मनी की सबमरीन्स, अब डुबाने लग रही है। इस अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की वजह से शुरू में तो जर्मनी को काफी फायदा हुआ, बट उसके बाद इसी के वजह से अमेरिका भी वॉर में उतरा। अगर बात करें एयरफोर्स की वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उस समय एयरप्लेन्स बिल्कुल नए नए आए थे। 1903 में राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन की टेक्नोलॉजी को पैटेंट किया और उसके बाद जब 1914 में लड़ाई शुरू हुई तो शुरू में एयरप्लेन्स का काम सिर्फ रिकॉन का था, मतलब वो एनिमी लाइन के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रहा है और वो रिपोर्ट करेंगे बेस में। उसके अलावा जो प्लेन के पायलट्स होते थे उनको गन दी जाने लगी कि सामने वाले पायलट्स को डायरेक्टली शूट करके मारे। उसके बाद प्लेन्स की टेक्नोलॉजी में और इंप्रूवमेंट हुआ तो प्लेन्स के ऊपर गन्स फिट होने लगी, मशीन गन्स। तो इस प्रकार पूरे वॉर के दौरान एयरप्लेन्स की टेक्नोलॉजी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ और इसीलिए वॉर खत्म होते होते फिर ब्रिटेन लोगों ने एयरफोर्स करके एक अलग ही फोर्स बना दी थी, क्योंकि उसके पहले एयरफोर्स अलग नहीं होती थी। बहरहाल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद से लड़ाई अब यहां तक पहुंच चुकी थी कि रशिया लड़ाई से बाहर हो चुका था और अब जर्मनी जान चुके थे कि उनकी सारी ताकत वो लोग लगा सकते हैं फ्रेंच लोगों के ऊपर। परंतु अभी भी एक बहुत बड़ी कंट्री थी जो इस लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी और वो कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो अमेरिका ने कहा था कि वो इस लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इतना दूर है यूरोप से, बीच में इतना बड़ा अटलांटिक महासागर है, तो वो किसी की भी कोई मदद नहीं करेंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई थी तो एक्चुअली वो लड़ाई के दोनों साइड्स पे जितने भी कंट्रीज थी उन दोनों को हेल्प कर रहे थे, उनसे ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। बट जैसे जैसे लड़ाई होती गई, धीरे धीरे जो जर्मनी के खिलाफ जो न्यूज आ रही थी और जर्मनी के अगेंस्ट जितना भी प्रोपेगेंडा फैल रहा था, उसकी वजह से अमेरिका की जो जनता थी उनका मन बनने लग गया कि जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई में उतरना चाहिए। उसके साथ साथ जब जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू किया और उन्होंने ऐसी शिप्स को हमला करना शुरू किया जो ब्रिटेन में जा रही थी, उसमें कुछ शिप्स अमेरिकन भी थी। तो अमेरिकन शिप्स जब डूबने लग गई जर्मनी के यूबोट्स के द्वारा, तो और गुस्सा आया फिर अमेरिकन लोगों को। उसके बाद मई 1915 में एक जर्मन यूबोट ने एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप को अटैक करके डुबा दिया। इस शिप का नाम था आरएमएस लुसितानिया। इस शिप में कुल मिला के 1198 पैसेंजर्स और क्रू की जान गई, जिसमें से 128 अमेरिकन सिटीजन्स थे।
बट इस शिप को डुबाने के बाद अमेरिकन जनता का मन और भी बन गया जर्मनी के अगेंस्ट उतरने का। और फाइनली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जर्मनी के लिए, जब जर्मनी का एक सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकन हाथों में पहुंच जाता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को पता चल जाता है कि जर्मनी का क्या प्लान है अमेरिका के अगेंस्ट, और इसी वजह से वो फिर वॉर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो टेलीग्राम था इसको जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं, और इस टेलीग्राम में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या लिखा था, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी वजह से फिर 2 अप्रैल साल 1917 में वुड्रो विल्सन अपनी कांग्रेस के सामने कहते हैं कि हम जर्मनी के साथ लड़ाई करेंगे। जब जर्मनी को पता चलता है कि अब अमेरिकन भी आने वाले हैं यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों की मदद करने के लिए, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये लोग आ गए तो हम कोई चांस ही नहीं है कि वेस्टर्न फ्रंट पे जीत सकते हैं, तो उनके आने से पहले हमको एक बहुत जोरदार अटैक करना है, और जितनी भी डिफेंसिव लाइंस हैं, जो ट्रेंचेस बना के रखे हैं फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने, उनको हमको तोड़ना है। तो इसी वजह से फिर 1918 में मार्च के महीने में जर्मन्स लॉन्च करते हैं एक स्प्रिंग ऑफेंसिव, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको फ्रेंच लाइंस को तोड़ना है और फाइनली पेरिस को कैप्चर करना है। ये ऑफेंसिव इनिशियली काफी सक्सेसफुल होता है, वो बहुत अंदर तक जा पाते हैं फ्रेंच लाइंस को तोड़ के, बट अल्टीमेटली फ्रेंच और ब्रिटिश लोग मिलके इन लोगों को हरा देते हैं और ये स्प्रिंग ऑफेंसिव भी फेल होता है। और अब जर्मन समझ जाते हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि वो वेस्टर्न फ्रंट पे जीत पाएंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली फिर अमेरिकन आ जाते हैं वेस्टर्न फ्रंट पे और पीछे धकेलना शुरू करते हैं जर्मन्स को, और इटालियन फ्रंट पे भी अब एलाइज को जीत मिलने लगती है। जो एलाइज का फाइनल अटैक था उसको कहते हैं द 100 डेज ऑफेंसिव, और इस ऑफेंसिव के बाद वो जर्मन्स को इतना पीछे धकेल देते हैं कि अब साफ दिखने लगता है कि जर्मनी किसी भी वक्त आर्मिस्टिस की बात करेगा, सरेंडर की बात करेगा। जुलाई 1918 तक आते आते ऑटोमन एम्पायर की अंदर की सिचुएशन ही काफी खराब हो गई थी। उनके अपने लोग उनके खिलाफ विद्रोह करने लगे थे और अब वो जानते थे कि वो लोग जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी एक सेपरेट ट्रीटी साइन कर ली एलाइज के साथ। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी 4 नवंबर 1918 को एक ट्रीटी साइन कर ली एलाइज के साथ। जर्मन्स ने इस बात को क्लियर करके रखा था कि वो लोग सरेंडर नहीं करेंगे, वो लोग आर्मिस्टिस करेंगे। सरेंडर आर्मिस्टिस में अंतर ये होता है कि सरेंडर में आप कहते हो कि हम हार चुके हैं, अब आपको जो करना है करो, बट आर्मिस्टिस में आप दोनों मिलकर डिसाइड करते हो कि हाँ हमको लड़ाई खत्म करनी है। तो जर्मन चाहते थे कि वो आर्मिस्टिस करें, एलाइज भी चाहते थे कि अब लड़ाई खत्म हो, इतना ब्लडशेड हुआ था, इतने लोगों की जान गई थी। तो इसी वजह से साल 1918 के 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे पे, यानी 11 नवंबर 1918 के 11 बजे सुबह ये साइन होता है कि यहां पे हम लड़ाई करना बंद कर देंगे। सीज फायर साइन हो जाता है और पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं, और इस प्रकार वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली समाप्त हो जाता है। अब बात यह थी कि जर्मनी जिसने इतना तबाही मचाई यूरोप में, उनको पनिश कैसे किया जाए। तो जो साइड जीती थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि सारी जो गलती है लड़ाई की वो जर्मनी की है, और इसलिए जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी ही उसकी भरपाई करेगी। तो फिर अगले साल 1919 में एक ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन की जाती है, जिसमें ये जर्मनी को कहा जाता है कि आप मानो कि सारी लड़ाई की गलती आप ही की है और आप ही सब लोगों को भरपाई करेंगे उनके नुकसान की। इसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है, जिसका पर्पस ये था कि इसके बाद यूरोप में कभी भी कोई अगर डिसएग्रीमेंट हो, किसी को कोई शिकायत हो, तो लीग ऑफ नेशंस के पास जाएगा और लीग ऑफ नेशंस मिलके किसी भी देश को आपस में लड़ाई करने नहीं देगा। बट लीग ऑफ नेशंस में भी जर्मनी को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो बेइज्जती की गई जर्मन्स की, उस बेइज्जती को कभी भुला नहीं पाए जर्मन्स, और इसीलिए वापस वो तैयार हो गए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जर्मनी में जिस व्यक्ति को कहा जाता है कि इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करवाई, एडोल्फ हिटलर, उसने एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन मिलिट्री में सर्व किया था, और लड़ाई खत्म होने के पहले उसको चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल में था, और तब उसको न्यूज मिली थी कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है। ये न्यूज सुन के हिटलर बहुत शॉक हुआ था, बहुत निराश हुआ था, और यही इमोशन उस समय जर्मनी की बहुत सारी जनता का था। उन्होंने अभी अभी रशियंस के साथ एक ट्रीटी साइन की है, रशियंस लड़ाई से बाहर हो चुके हैं और वेस्टर्न फ्रंट पे तो वो लोग जीत रहे हैं। तो जब अचानक से वो हार गए, उन्होंने 1918 में सीज फायर करवा दिया, तो जर्मन्स को लगा कि उनके नेताओं ने उनको धोखा दिया है, और इसी वजह से एक स्टैब इन द बैक मिथ शुरू हो गई, जिसका यूज किया एडोल्फ हिटलर ने जनता को ये बताने के लिए कि हम लोग जीत रहे थे, हमारे नेताओं ने हमारे देश को बेच दिया। और इसी वजह से फिर 1939 में वापस एक बार जर्मनी तैयार हो गई लड़ाई करने के लिए। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी कहानी बिल्कुल डिटेल में जाननी है, पूरी टाइमलाइन कि किस किस साल में क्या क्या हुआ था, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है, एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस सीरीज में काफी एपिसोड्स हैं, उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और डिटेल में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एक बुक में पढ़ना है, तो मैं आपको जॉन कीगन की एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।